स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। इस वीडियो में हम कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका चक्र या सेल साइकिल, जिसमें कोशिका वृद्धि, कोशिका के विभाजन से जुड़ी घटनाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, जिसमें दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल डिवीजन के पथ पर कोशिकाएं विकास के सही समय और विनियमित चरणों डीएनए रेप्लिकेशन, जिनके द्वारा दो क्लोन कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, वाली श्रृंखलाओं के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। सेल साइकिल में दो प्रमुख चरण होते हैं या स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि इंटरफेज और एम प्रावस्था होती हैं। इंटरफेज जिसमें कि विभिन्न प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, G1S और G2, और माइटोटिक चरण जिसमें कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस सम्मिलित किए जाते हैं। इंटरफेज के दौरान सेल जो कि अपने आमाप में बढ़ता है, क्वांटिटी जिसमें कि जो डीएनए है उसके डुप्लीकेशन की क्रिया होती है, डबल होता है डीएनए की मात्रा, क्योंकि कोशिका विभाजित होकर कोशिका में जो डीएनए है उसे मात्र कोशिका के समान होना है। माइटोटिक चरण के दौरान प्रतिकृति डीएनए और साइटोप्लाज्मिक सामग्री को सेपरेट किया जाता है और कोशिका को विभाजित करना होता है। ये एक चित्र है जिसमें कि जो कि सेल साइकिल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ये जो प्रावस्थाएं हैं ये इंटरफेज की हैं और ये एम प्रावस्था की हैं। इंटरफेज स्टार्ट होता है G1 से, जिसको कि गैप फर्स्ट कहते हैं। गैप मतलब जहाँ किसी स्टेज को शुरू होने से पहले या विभाजन शुरू होने से पहले जो तैयारी की जाती है वो यहाँ पर की जाती है। इसको सेल ग्रोथ भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में आवश्यक विभिन्न पदार्थों का यहाँ इकट्ठा होना या उनका बनना बहुत आवश्यक होता है, जिसको कि G1 प्रावस्था में किया जाता है। सेकेंड जो फेस है वो है एस प्रावस्था, जिसको कि डीएनए सिंथेसिस प्रावस्था कहते हैं। ये मुख्य रूप से डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित होती है और इसी प्रावस्था में ही तारकाय का डुप्लीकेशन भी होता है। नेक्स्ट प्रावस्था है G2, जिसको कि सेल G2 या गैप सेकेंड कहा जाता है। इसमें जो शेष आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि कोशिकांग, उनका रेप्लिकेशन इस प्रावस्था में होता है और आवश्यक ऊर्जा व प्रोटीन, एंजाइम आदि भी निर्मित होते हैं। उसके पश्चात आती है एम फेज। एम फेज दो प्रकार की होती हैं, एक तो माइटोटिक और एक मियोटिक। माइटोटिक प्रावस्था में कोशिका मात्र कोशिका से विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती हैं, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा मात्र कोशिका के समान होती है, मतलब 2n ही पुत्री कोशिका में होता है। दूसरी प्रावस्था है मियोसिस, जिसको कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जो कि केवल जनन कोशिका के अंदर ही होता है और इनके द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरावस्था। इंटरफेस के दौरान कोशिका विभाजन की तैयारी करते समय सामान्य विकास प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। एक सेल के लिए इंटरफेस से माइटोटिक चरण में जाने के लिए कई आंतरिक व बाहरी स्थितियों को पूरा करना आवश्यक होता है। इंटरफेस के 3 चरण होते हैं, G1S और G2। यहाँ G1 चरण, इंटरफेस के पहले चरण को G1 कहा जाता है, क्योंकि एक सूक्ष्म पहलू से थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। ये प्रावस्था कई जो जीव होते हैं या कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत लंबी प्रावस्था होती हैं। हालांकि G1 चरण के दौरान कोशिकाएं जैव रासायनिक स्तर पर काफ़ी सक्रिय होती हैं। कोशिका नाभिक में प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतिकृति बनने के कार्य को पूरा करने के लिए गुणसूत्र डीएनए और संबंधित प्रोटीन के निर्माण खंडों के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा भंडार जमा कर रही होती है। नेक्स्ट जो प्रावस्था है एस प्रावस्था, जिसमें कि डीएनए का संश्लेषण होता है। इंटरफेस के दौरान परमाणु डीएनए एक अर्धसंघनित क्रोमेटिन विन्यास में रहता है। एस चरण में डीएनए प्रतिकृति उन तंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं जो सामान्य रूप से डीएनए अणु सिस्टर क्रोमेटिड के समान जोड़े के निर्माण का परिणाम बनाती हैं, जो कि सेंट्रोमेरिक क्षेत्र से मजबूती से जुड़े होते हैं।
सेंट्रोसोम को एस चरण के दौरान दोहराया जाता है। 2 सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल को जन्म देते हैं जो तंत्र समसूत्रण के दौरान गुणसूत्रों की गति को बढ़ाता है। क्योंकि एस प्रवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रोसोम का भी फॉर्मेशन होता है या तारकाय का भी रेप्लिकेशन होता है, जो माइटोटिक स्टेज होती है या माइटोटिक प्रवस्था होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। प्रत्येक एनिमल कोशिका के केंद्र में कोशिका में जो सेंट्रोसोम होता है रॉड जैसी संरचना होती है जो कि एक साथ में 90 डिग्री के कोण में व्यवस्थित होती हैं, और जब इनका रेप्लिकेशन होता है तो ये एक पेयर में बन जाती है और विपरीत विभाजन के फलस्वरूप ये विपरीत ध्रुव की ओर गमन करती हैं। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन को व्यवस्थित करने में हेल्प करती हैं। सेंट्रियोल्स अन्य यूकैरियोटिक प्रजातियों के केंद्र में मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि पौधे व कवक आदि में एब्सेंट होती हैं सेंट्रियोल। नेक्स्ट है G2 प्रवस्था या गैप 2। G2 चरण में सेल अपने ऊर्जा भंडार की भरपाई करता है और गुणसूत्र हेरफेर के लिए आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट किया जाता है और साइटोस्केलेटन माइटोटिक चरण के लिए संसाधन प्रदान करने के लिए नष्ट कर दिया जाता है। G2 के दौरान अतिरिक्त सेल विकास हो जाता है। माइटोसिस के पहले चरण में प्रवेश करने में सक्षम होने से पहले माइटोटिक चरण की अंतिम तैयारी पूरी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है M प्रवस्था। माइटोटिक चरण एक मल्टीस्पेस प्रक्रिया है जिसके दौरान डुप्लीकेट किए गए गुणसूत्रों को गठबंधन किया जाता है, अलग किया जाता है और 2 नए समान पुत्री कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। माइटोटिक चरण के पहले भाग को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जो केंद्रीय पदार्थ होता है, मध्य का जो नाभिक वाला भाग होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें विभाजन होता है। जबकि दूसरा जो चरण होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसमें कि कोशिकांग व कोशिका द्रव में विभाजन होता है। तो पुत्री कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक घटक का भौतिक पृथक्करण होकर वो 2 बराबर भागों में बट जाता है, जो कि मात्र कोशिका के हुबहू समान दिखाई देते हैं। कुछ कोशिकाएं जो कि एजिंग इफेक्ट को दिखाती हैं, जिसमें कि वो G1 अवस्था में न जाके G0 अवस्था में या गैप 0 प्रवस्था में प्रवेश करता है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि वो इस कोशिका चक्र से बाहर हो चुकी हैं, अब उसमें विभाजन नहीं होगा। कुछ ऐसी स्टेबल कोशिकाएं होती हैं। कैरियोकाइनेसिस, जिसे कि माइटोसिस के रूप में भी जाना जाता है, कुछ चरणों की एक श्रृंखला जिसमें कि प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका नाभिक का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस को माइटोसिस भी कहा जाता है। थैंक यू।